गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एसएसटी का लेसन 4 कंटिन्यू करेंगे। लेसन 4 नेम इज नेशनल इरिगेशन। इसमें हमने फर्स्ट पेज जो था इसको कंप्लीट कर लिया था। सेकंड पेज पर हमारा था प्रमोशनल फोर्सेस। सो प्रमोशनल फोर्सेस क्या होते हैं? प्रमोशनल फोर्सेस वो होते हैं जो नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो नेशनल लीडर होते हैं, द नेशनल लीडर ऑफ अवर कंट्री हैव पुट in valuable efforts to maintain the unity and integrity, the incorrupted certain ideals and principle in the constitution for a long and united India. The principle essential for the integrity and unity are democracy, fundamental rights, directive principles of the state policy, uniform judiciary, secularism, national एम्ब्लेम्स एंड द नेशनल फेस्टिवल etc. सो हमें यहाँ बता रहे कि जो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए टाइम टू टाइम, है ना, जो हमारे नेशनल लीडर्स होते हैं उन्होंने कई सारे एफर्ट्स किए। ठीक है, उन्होंने कई सारे वैल्यूएबल एफर्ट्स दिए हमारी इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए। और इसी तरह जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स और आइडियल वहाँ पे इनकरप्टेड है, मतलब वहाँ पे दिए हुए हैं जो इंडिया की यूनिटी को बनाए रखते हैं, इंडिया को जो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना। और यहाँ पे ऐसे कई सारे प्रिंसिपल है जो जैसे इंडियन इंटीग्रिटी और यूनिटी को बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, फंडामेंटल राइट्स, नेशनल फेस्टिवल, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनिफॉर्म जुडिशरी, सेक्युलरिज्म। सो दैट आर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और जो इंडिया है हमें पता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है जहाँ पे एक ऐसी कंट्री का होना जिसमें जो लोग होते हैं, है ना, जो सिटीजन्स होते हैं वो सिटीजन्स के थ्रू उस देश को चलाया जाता है। मतलब जो पॉलिटिक्स होती है उसको हर सिटीजन को ये राइट होता है कि वो अपना मत रखे, है ना, अपना वोट दे, वोट देकर अपने लिए जो भी उनका लीडर है उसे चुने। तो वो होता है डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे ये राइट सिटीजन्स के पास होता है कि वो अपने लीडर को खुद चुन सके। ठीक है, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव आर द इलेक्टेड बाय द पीपल, यहाँ पे वही बताया है। और गवर्नमेंट पीपल्स के थ्रू ही बनाई जाती है, जिसे पीपल चूज करती है वही गवर्नमेंट में आता है। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब जो जीतते हैं या जो बनते हैं, जो खड़े होते हैं, वो जो पीपल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। ठीक है, फिर हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, है ना। दिस राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड एंजॉय बाय ऑल इंडियंस। और ये जो राइट्स है, ये जो अधिकार है, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना किसी भेदभाव के सभी इंडियंस को एक साथ, मतलब बिना किसी भेदभाव के सभी इंडियंस के लिए बराबर है, एक जैसे है ना। दिस आर इनिशियल फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन। और ये जो राइट है वो सभी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इनिशियल है, ज़रूरी है। और उनके सभी के जो सिटीजन है उनके वेलफेयर, मतलब उनके कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स को फॉलो भी करना चाहिए। एंड प्रोविजन ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस etc, ये जो है हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है ना, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताए गए हैं और जो कि सिटीजन डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। और इस अंडर दिस constitutional provision जो the interest of weaker section of the society like the scheduled castes, scheduled tribes and the other backward classes have been protected and the safeguard, है ना। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के जो अंडर जितने भी जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, जैसे कि जो ST SC के लोग होते हैं या जो OBC के जो लोग होते हैं ना, जिनकी मतलब इन्हें
तो उन सभी के लिए ऐसे काम करना जिससे वो प्रोटेक्ट हो सके, सेफ हो सके, या अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रोग्रेस कर सके। तो ये सारे राइट्स हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिए गए हैं, ठीक है। और जो हमारी कम्युनिटी होती है उन सभी के पास अपने ये राइट होता है कि वो अपने खुद की लैंग्वेज और रिलीजन को प्रिजर्व कर सके, बचा सके, है ना। एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर एंड द एक्सप्लॉइटेड। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो ये गाइडलाइन देते हैं, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ये गाइडलाइन दी जाती है कि मतलब जो पुअर सेक्शन होता है या जो एक्सप्लॉइट पीपल होते हैं जिनका शोषण किया जाता है ना, उनके बेनिफिट के लिए काम किया जाए। तो ये चीजें हैं फंडामेंटल राइट्स में। नेक्स्ट रहता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। और ये जो ड्यूटीज होती हैं ये सभी जितने भी सिटीजन्स है, इंडिया के सिटीजन्स है, उन सभी की ये ड्यूटी है कि वो अपने प्रिंसिपल और आइडियल जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उन सभी की रिस्पेक्ट करें। अवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम जो है इन सभी की हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। और ये सभी के पास होना चाहिए कि जितने भी सिटीजन्स है शुड बी conscience has to be ready serve the nation and uphold the integrity and unity of India and should work to create the feelings of the brotherhood and should protect the public property। और हमें ये सब भी होना चाहिए कि हम जो इंडियन सिटीजन्स थे, इंडियन सिटीजन्स में आपस में यूनिटी, इंटीग्रिटी होना चाहिए ताकि वो पूरे नेशन को एक साथ मिलकर एकजुट होकर चला सके, है ना। और आपस में ब्रदरहुड की फीलिंग होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि हम एक ही देश में रह रहे हैं और आस पड़ोस में रह रहे हैं और हम ये बोले कि ये दूसरी कास्ट का है, ये हम दूसरी कास्ट के हैं तो हम लड़ झगड़ के बात ही नहीं कर रहे हैं, तो जरूरत आने पर हम उसका साथ ही ना दें। ऐसा ना हो कि एक दूसरे के प्रति मन में अच्छी भावना होनी चाहिए, ब्रदरहुड की फीलिंग होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उसका साथ हम दे, वो हमारा साथ वो दे, है ना। और इसी तरह से और जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसे भी हमें सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो जिससे क्या होता है कि जो यूनिटी होती है, जो इंटीग्रिटी होती है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना। और जो जुडिशरी होती है, मतलब जो न्याय करती है, उसे जो हमारा डेमोक्रेसी, इंडियन जो राइट ऑफ सिटीजन्स है इंडिया का, जो इंडिया के सिटीजन का राइट है, वो ये बताता है कि मतलब यहाँ के जो भी लोग हैं उनके साथ किसी भी तरह का न्याय नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, उनके साथ हमेशा न्याय ही होगा। इस चीज को वो प्रोटेक्ट करते हैं। और जो यूनिफॉर्म जुडिशरी सिस्टम होता है वो सेंट्रल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विच इम्प्लीमेंट इक्वल लॉ फॉर ऑल। और जो सेंट्रल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज सिस्टम है जहाँ पे जुडिशरी मतलब न्याय के लिए बात रखी जाती है, जहाँ पे न्याय दिया जाता है वो सभी के लिए इक्वल है ना। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी यूनिफॉर्म पिरामिड। और जो उसका कॉन्सेप्ट है इंडियन जुडिशरी का वो ये है कि सभी के साथ न्याय होगा एक समान रूप से, इसी यहाँ पे किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझा जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में क्या होता है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में ये देखते हैं कि हम इंडिया के ऐसे सिटीजन्स हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट जो रिलीजन है उनके लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हम आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हर व्यक्ति अपना खुद का रिलीजन को फॉलो करता है, उसको ये फ्रीडम होती है कि वो अपने रिलीजन को खुद भी फॉलो करे और वो किसी के थ्रू उसको रोका ना जाए कि तुम इसे फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही चीज आ जाती है सेक्युलरिज्म में, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिक्लेयर किया है इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हर धर्म के लोग जो है वो रहते हैं, यहाँ पे हर डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं वो अपने रिलीजन को फ्रीडमली फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो उसमें किसी भी रिलीजन को लेके किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, कि भेदभाव नहीं करती, है ना। हर धर्म को इक्वलिटी रिस्पेक्ट दी जाती है, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। नेशनल सिंबल्स के बारे में अगर हम देखें तो नेशनल सिंबल्स जो होते हैं हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कई सारे नेशनल सिंबल्स को अपनाया गया है। और ये जो है हमें एक इंस्पायर करते हैं, डिवोट करते हैं, है ना, अपने नेशन की तरफ,
ठीक है। अब जैसे कि हमें हमारे नेशनल जो फ्लैग है, ट्राई कलर, नेशनल एंथम, जनगण मन, नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम, एम्ब्लेम, अशोक एम्ब्लेम, जो ये सारी चीजें हैं, ये सारे हमारे नेशनल सिंबल्स हैं जो कि हमारी यूनिटी को बताते हैं, यूनिटी और इंटीग्रिटी को दर्शाते हैं। ये सारे जो सिस्टम्स हैं, यूनिटी, आइडेंटिटी, हमारे काम को बताती है कि किस तरह हम एक साथ होकर रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर इंडिया में कई ऐसे भी दूसरे कम्युनिटीज हैं, कास्ट है, लैंग्वेजेस है, जो अलग अलग टाइप के जो सभी लोग होते हैं, उन सभी की अलग अलग कम्युनिटीज होती है, कास्ट होती है, लैंग्वेज होती है, लेकिन फिर भी और उनके कस्टम, फेस्टिवल्स भी उनके खुद के अपने अलग अलग होते हैं, और फिर भी सब साथ में रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, 3 नेशनल फेस्टिवल्स है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, है ना, जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं ऑल इंडियंस के थ्रू, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन उनके थ्रू सारे नेशनल फेस्टिवल्स फॉलो किए जाते हैं। एंड दिस मेक द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी मोर स्ट्रॉन्ग, और ये जो फीलिंग होती है वो नेशनल यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। अभी वैसे 15 अगस्त आने वाला है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है? टूरिज्म से आप समझ के होंगे ऐसे लोग जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, उनको बोलेंगे टूरिज्म। जो टूरिज्म जो है वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, सबसे पहले एक लाइन होती है, अतिथि देवो भवः, मतलब हमारे यहाँ जो भी अतिथि आता है उसको भगवान के स्वरूप माना जाता है। ठीक है, तो वही चीज है टूरिज्म जो है। टूरिज्म राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हैज बीन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म को शुरू से ही मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखा गया है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। टूरिज्म जो है वो एक कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। टूरिज्म जो है वो दो कंट्रियों को आपस में जोड़ने का काम भी करती है। इससे जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को समझ पाते हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको समझ पाते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और जो कॉमन फीलिंग्स होती है और जो उनके आउटलुक्स होते हैं अदर कंट्रीज को लेकर या अपनी खुद की कंट्री को लेकर, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। और टूरिज्म जो है इज ऑल्सो हेल्पफुल नोइंग द डेवलपमेंट ऑन कल्चर, इकोनॉमिक एंड द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो द न्यू डायमेंशन ऑफ प्रोग्रेस इन द कंट्री। और जो टूरिज्म होता है वो एक तरह से मतलब कल्चर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री, तो इन सभी की प्रोग्रेस के लिए जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है। और अगर हम बोले इंडिया के बारे में, तो इंडिया इज अ ग्रेट गार्लैंड ऑफ वेरियस फ्लावर। जो इंडिया है वो एक तरह से क्या है, मतलब यहाँ बोलते हैं कि गार्लैंड मतलब फूलों का देश है। पूरी तरह से यहाँ पे बहुत सारे फूल है और जिन्हें एक ही माला में पूरी तरीके से रखा गया है। एंड मल्टी कलर, अलग अलग तरह के फूल, अलग तरह की खुशबू, सभी जो फ्लावर है उन सभी को एक ही धागे में पिरोया गया है, इसलिए वो एक यूनिक गार्लैंड बनता है। सिंपली अगर हम बोले, इसका मतलब ये बोल रहे हैं यहाँ पे हमें कि हम जो है एक यूनिटी के साथ एक साथ मिलकर म्यूचुअल टॉलरेंस, लव, मतलब एक साथ मिलकर एक दूसरे की फीलिंग्स को समझकर प्यार के साथ इस तरह से हम रहते हैं, तो उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अपने थॉट को एक एग्जाम्पल देके कि हम सब है एक ऐसी माला के रूप में है जिसमें अलग अलग कलर के फूल है, अलग अलग जिसकी महक है, खुशबू अलग अलग है, लेकिन वो फिर भी एक ही धागे में पिरोए गए हैं। उसी तरह से इंडिया के जो लोग हैं वो भी एक साथ रहते हैं, और ये दर्शाती है कि ये जो इंडिया है उसमें कितनी ज्यादा नेशनलिटी है, पावरफुल कंट्री है और यूनिटी है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस। डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस जो हो जाएंगे वो इसमें हम पढ़ेंगे कि अभी हमने यूनिटी के बारे में ज्यादा अधिकतर पढ़ा इंडिया के, आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस यूनिटी को तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है, या इस यूनिटी को और ज्यादा वीक बनाएंगे। तो वो सारी जो पॉइंट्स है वो आप डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये जो चीज है हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके। ओके, और ये आगे का जो पोर्शन है आप वो पूरा चैप्टर एंड तक फुल रीडिंग करके रखेंगे पहले से। ओके, थैंक यू।